This is the okay. So this is class 10 economics फर्स्ट चैप्टर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, अभी मैं इसमें से कुछ करवाने वाला हूँ। ये है आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो ये है सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन। और व्हाट इज़ नेशनल डेवलपमेंट इट इज़ आस्किंग। ये आप देख सकते हैं 7 नंबर लिखा है, मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ और ये 7 नंबर का है, लेकिन मैं आपको पहले वाला जो होता है वो सब नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट इज अ comprehensive term which includes improvement in living standard of the people, okay, in per capita income, uh, providing increase in per capita income, providing social amenities like education, medical care, social services etc to citizens of the country। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो कि जिसमें इम्प्रूव मतलब लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल का इम्प्रूवमेंट होता है और कैपिटा इनकम का इंक्रीज होता है और एजुकेशन फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी वो सब होता है एक मतलब सभी सिटीजन्स के लिए एक कंट्री में। तो वो होता है नेशनल डेवलपमेंट। मेंशन एनी टू नेशनल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ इंडिया। वो डिफरेंट गोल्स है ना। तो दो ऐसे नेशनल डेवलपमेंट गोल्स बताओ। नेशनल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ इंडिया मतलब क्या हो सकता है। यहाँ पर करप्शन ज़्यादा है, अगर यहाँ पर करप्शन फ्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो नेशनल डेवलपमेंट वही होगा, करप्शन फ्री सोसाइटी। और एक होगा हायर पर कैपिटा इनकम। यहाँ जो पर कैपिटा इनकम है ये बहुत कम है, मतलब अच्छा है, ठीक ठाक है, लेकिन हमें थोड़ा सा और ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ओके, यहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा तो इस यहाँ पर अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा और करप्शन फ्री सोसाइटी होगा तभी एक डेवलपमेंट कंट्री कहा जाएगा। फिर विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो किसको हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट समझेंगे नेशनल डेवलपमेंट के लिए, वही पर कैपिटा इनकम या फिर इसको नेशनल इनकम भी बोला जाता है। और फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज टोटल इनकम और नेशनल इनकम इज़ नॉट अ यूजफुल मेजर। गिव रीज़न। नेशनल इनकम या फिर कह सकते हैं टोटल इनकम ये एक यूजफुल मेज़र नहीं है कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए। क्यों, रीज़न देना है। ठीक है, अभी रीज़न ये है सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पीपल इज़ लाइकली टू अर्न। ठीक है, इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसके साथ अगर हम कंपेयर करें किसको, बांग्लादेश, उसका पॉपुलेशन कम है। तो अम, ऐसे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर टोटल इनकम तो ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा इन टोटल इनकम, मतलब पॉपुलेशन कम होते भी। तो इसलिए हमें ये जो कंट्रीज़ को टोटल इनकम से कंपेयर करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, एवरेज पर्सन लाइकली टू अर्न कैसे कर सकते हैं, वैसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इनकम होता क्या है, देखो, जब टोटल इनकम टोटल नेशनल इनकम डिवाइड किया जाता है टोटल पॉपुलेशन के साथ, वो होता है पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम को ऐसे कुछ लिख सकते हैं, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ओके, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट
फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज। ये पर कैपिटा इनकम याद रख देना, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए। ये पढ़ा था आपका 2010 में, फिर 2012 में। फिर और एक क्वेश्चन है, which criteria is used by वर्ल्ड बैंक टू क्लासीफाई डिफरेंट कंट्रीज पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक डिफरेंट कंट्रीज को क्लासीफाई करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करेगा, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। याद रख लेना, पर कैपिटा इनकम ही सब कुछ है। फिर which countries have been categorized as rich countries according to the world development। किसको ऐसे रिच कंट्रीज हम मान सकते हैं, अगर वो कंट्रीज़ में पर कैपिटा इनकम इससे ज़्यादा होता है या फिर यही इतना ही होता है पर एनम, ठीक है। इतना डॉलर होता है 12,276 यूएस डॉलर, अगर इतना होता है उसका पर कैपिटा इनकम पर एनम, ठीक है। तो और उसके साथ साथ दो उसके ज़्यादा होता है तो इसको रिच कंट्रीज कहा जाता है अकॉर्डिंग टू 2010, 2010 के दौरान, ठीक है। आपकी बुक के मुताबिक आपको लिखना है। ये भी एक सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्रीज हैव बीन कैटेगराइज्ड एज लो इनकम कंट्रीज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जिनको कैटेगराइज लो इनकम कंट्रीज और पुअर कंट्री भी आप कह सकते हैं, पुअर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, ओके। तो कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 1005, मतलब अगर उसके यूएस डॉलर जो पर कैपिटा इनकम है यूएस डॉलर अगर 1005 यूएस डॉलर से कम होगा, इतना होगा या फिर इससे कम होगा, तो इसको बोला जाएगा एक पुअर कंट्री या फिर लो इनकम कैटेगराइज्ड कंट्री। अंडर व्हिच कैटेगरी इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड बाय वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के दौरान इंडिया कौन से कैटेगरी में आएगा, ये रिच कंट्री या फिर पुअर कंट्री। तो ये आएगा लो मिडिल इनकम कंट्रीज आज, नो अभी नहीं है, ठीक है। अभी ये लो मिडिल इनकम कंट्रीज में नहीं आ सकता। इसका अभी अकॉर्डिंग टू द 2020 अभी तो चेंज हो गया होगा, इंडिया अभी थोड़ा सा ऊपर आ गया होगा, तो अभी ये मिडिल में होगा, ठीक है। तो व्हाट आर द डेवलप्ड कंट्रीज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो व्हाट आर डेवलप्ड कंट्रीज अकॉर्डिंग टू डेवलप्ड कंट्रीज किसको कहा जाएगा, ऑल द कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर which have per capita income of US dollar 12,270 above have been termed as developed countries। अभी बताया था रिच कंट्रीज जो होते हैं उनका पर कैपिटा इनकम कितना हो सकता है, 12,276 डॉलर, ठीक। तो इतना जब भी होगा या फिर इससे ज़्यादा होगा तो इसको कहा जाएगा एक डेवलप्ड कंट्री कहा जाएगा, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, indicates the number of children that die before age of 1 year। 1 साल इसको पूरा नहीं हुआ होगा, एक बच्चे को जन्म लिया, उसको 1 साल भी पूरा नहीं हुआ होगा, उससे पहले वो चला गया होगा, ठीक है। तो उसको मतलब 1,000 में कितने ऐसे चिल्ड्रन हैं जो चले गए हैं, मर गए हैं, ठीक है। तो ये होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। व्हाट इज लिटरेसी रेट, ये आप बचपन से ही पढ़े आ रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इट मेजर्स द proportion of literate population in 7 and above। अगर 7 साल से ज़्यादा एज है एक मतलब पॉपुलेशन होगा, वहाँ पर 7 साल से ज़्यादा एज होगा और वो पढ़ाई लिखाई जानता है तो उसको लिटरेट पॉपुलेशन बोला जाएगा। तो ऐसे ही कितने सारे लिटरेट पॉपुलेशन है तो उनको मिला के लिटरेसी रेट बोला जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस मीन्स यहाँ पर बोला गया है जो अटेंड कर रहे हैं स्कूल 6 से 10 साल के अंदर का चिल्ड्रन,
total number of children of age group to 6 to 10 attending school as a percentage of total number of children in same group. ठीक है. What is gross enrollment ratio? It is enrollment ratio for primary, secondary and higher education. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, यहाँ पर पूछा गया है. ये एक एनरोलमेंट रेशियो होता है किसके लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए. प्राइमरी स्कूल होता है, सेकेंडरी स्कूल भी होता है और हाई स्कूल भी होता है. इनके लिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब इनके रेशियो को ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बोला जाता है. कितने प्राइमरी हैं, कितने प्राइमरी स्कूल हैं, कितनी सेकेंडरी, कितने हाई हैं, उनका रेशियो जो होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहा जाएगा. ठीक है, इनका एनरोलमेंट रेशियो को. Which Indian state has the lowest infant mortality rate? Infant mortality rate अभी मैं बोला था वो क्या होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है और 1 साल होने से पहले ही मर जाता है. 1000 लाइव चिल्ड्रन से उसका जो रेशियो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है. तो सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहाँ पर है, मतलब इंडियन स्टेट केरला में. याद रखना, थोड़ा सा डेवलप्ड है ये. वाई केरला हैज़ ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्यों है यहाँ पर लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज it has very high literacy rate and literate people taking care of their children better as compared to illiterate. ओके, तो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लिटरेसी रेट हाई है, यहाँ पर लिटरेसी रेट हाई है और लिटरेट पीपल भी ज़्यादा हैं और उसकी वजह से वो अपने चिल्ड्रन का केयर कर सकते हैं, टेक केयर ले रहे हैं. तो इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा नहीं है. और एक रीज़न भी है यहाँ पर, लिटरेट पीपल ऑल्सो हैव हाई अर्निंग कैपेसिटी सो दे कैन अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज़ फॉर द चिल्ड्रन. मतलब लिटरेट पीपल के पास पैसा ज़्यादा होगा, हाई अर्निंग कैपेसिटी होगा, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं बच्चे के ऐसे हेल्थ के लिए, पढ़ाई के लिए. तो इसीलिए उनका मतलब वहाँ पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम है. मेंशन एनी 2 थिंग्स व्हिच मनी कैन नॉट बाय. ऐसे 2 चीज़ बताओ जो कि मनी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता. पीस मतलब शांति, फ्रीडम, स्वाधीन. ठीक है. व्हाट इज़ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS क्या होता है बताओ. PDS ये होता है, इट इज़ अ फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम. ये एक फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है अंडर विच गवर्नमेंट प्रोवाइड फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल आइटम्स टू पुअर एट एन अफोर्डेबल प्राइस. ये सबको पता होगा जो BPL में आते हैं, ठीक है, उनके लिए PDS सिस्टम मतलब ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो होता है. वहाँ पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है क्या, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करता है और अदर एसेंशियल आइटम्स प्रोवाइड करता है पुअर पीपल जो होते हैं BPL के अंदर आते हैं उनके लिए अफोर्डेबल प्राइस में. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उड़ीसा में ऐसे 1 रुपीज़ में मिल रहा है क्या, 1 kg चावल को 1 रुपीज़ लिया जाता है या फिर 10 रुपीज़ हो सकता है. ठीक है, तो इसे अफोर्डेबल प्राइस जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं. या और एक है व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI. व्हाट इज़ इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इट इज़ अ इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये करा गया है. अंडर विच ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ सभी नेशंस, वर्ल्ड के सभी नेशंस आर इंडेक्स्ड एंड रैंक्ड अकॉर्डिंग, रैंक किया जाता है. वहाँ पर रैंक 1 में कौन सा देश है, रैंक 2 में कौन सा नेशन है. ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे रैंक में आते हैं टू देयर परफॉर्मेंस इन वेरियस पैरामीटर्स. क्यों, कौन से रैंक में, मतलब जैसे कि पर कैपिटा इनकम जिसका ज़्यादा होगा तो रैंक 1 में आएगा, या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जिस देश में ज़्यादा होगा वो भी नंबर 1 पे आएगा, रैंक 1 पे आएगा. फिर लिटरेसी रेट भी ज़्यादा होगा तो ऐसे ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा तो वो भी थोड़ा सा नंबर मतलब रैंक 1 की तरफ आएगा. ठीक है, तो इतना सा ही क्वेश्चन था आपका.